नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। कहते हैं कि वक़्त की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान के गुरूर के परखच्चे उड़ जाते हैं। गरीबी और मजबूरी, ये दोनों ऐसे हालात हैं जो इंसान की असलियत और उसके अपनों की नीयत दोनों को बेनकाब कर देते हैं। जब कोई इंसान बुरे दौर से गुजर रहा हो, तब जो उसका हाथ थाम ले वही सच्चा जीवन साथी होता है। लेकिन क्या हो जब एक पत्नी अपने पति की मजबूरी को उसकी औकात समझ ले, जब वो चंद कागज के टुकड़ों और झूठी शान के लिए उस इंसान को ठुकरा दे जिसकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही दर्द, संघर्ष और वक्त के उस करारे तमाचे की दास्तान है जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान को कभी भी किसी के बुरे वक़्त का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहानी है देवगढ़ नाम के एक छोटे से शहर की। इसी शहर की एक संकरी सी गली के नुक्कड़ पर माधव नाम का एक नौजवान अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता था। ये दुकान किसी आलीशान सामान की नहीं, बल्कि फटे पुराने जूते चप्पलों की मरम्मत करने की थी। जी हाँ, माधव एक मोची था, लेकिन माधव कोई अनपढ़ या जाहिल इंसान नहीं था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन जब वह कॉलेज में था, तभी उसके पिता का साया सिर से उठ गया। घर में बूढ़ी माँ थी और खाने के लाले पड़ गए थे। मजबूरी में माधव को अपने पिता का वो पुराना पुश्तैनी काम अपनाना पड़ा। दिन भर वह लोगों के जूतों पर पॉलिश करता, उन्हें सिलता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी सिविल सर्विसेज की किताबें पढ़ता। माधव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने। माधव की शादी विशाखा नाम की एक लड़की से हुई थी। विशाखा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा बड़ा उसका गुरूर और लालच था। विशाखा के मायके वाले भी गरीब थे, इसलिए उन्होंने उसकी शादी माधव से कर दी थी। लेकिन विशाखा ने कभी भी दिल से माधव को अपना पति नहीं माना। उसे माधव के कपड़ों से आने वाली चमड़े और पॉलिश की बदबू से नफरत थी। वह जब भी अपनी सहेलियों को देखती जिनके पति बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, तो उसका खून खौल उठता था। घर लौटकर वह सारा गुस्सा माधव पर उतारती। कैसी फूटी किस्मत है मेरी, मेरे माँ बाप ने मुझे इस मोची के पल्ले बांध दिया। मेरी सहेलियां सोने से लदी रहती हैं और मैं इस सीलन भरे कमरे में तुम्हारी पॉलिश की बदबू सूंघ रही हूं। माधव हमेशा शांत रहता। वह विशाखा को प्यार से समझाता, विशाखा, ये गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ये जूते तो बस मेरी मजबूरी है, मेरा असली रास्ता तो ये किताबें हैं। मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं एक दिन इस शहर का कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। विशाखा जोर से हंसने लगती और ताना मारते हुए कहती, सपने औकात में रहकर देखने चाहिए माधव। एक मोची का काम लोगों के पैरों की धूल साफ करना है। तू ताउम्र यही करेगा। ये बड़े बड़े सपने देखना बंद कर और कहीं जाकर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर, ताकि मेरे लिए दो जोड़ी ढंग के कपड़े आ सकें। माधव खामोश हो जाता। उसके दिल पर विशाखा की बातें तीरों की तरह चुभतीं, लेकिन वो अपने आंसू पीकर रह जाता। कुछ समय बाद माधव की दुकान के सामने वाली सड़क का ठेका एक बहुत बड़े ठेकेदार को मिला। उस ठेकेदार का बेटा था कुणाल। कुणाल बहुत रईस था, लेकिन उसके शौक बहुत गंदे थे। शराब पीना, जुआ खेलना और औरतों पर पैसे लुटाना उसकी आदत थी। एक दिन विशाखा माधव की दुकान पर खाना देने आई तो कुणाल की नजर विशाखा पर पड़ गई। विशाखा की खूबसूरती देखकर कुणाल की नीयत खराब हो गई। कुणाल ने अपनी दौलत का जाल बिछाना शुरू किया। वह विशाखा के सामने से अपनी बड़ी सी गाड़ी में गुजरता, कभी जानबूझकर उसके रास्ते में महंगे तोहफे भिजवाता। विशाखा, जो हमेशा से दौलत की भूखी थी, कुणाल की इस चमक दमक में अंधी हो गई। उसे लगने लगा कि असली जिंदगी तो कुणाल के पास है, माधव जैसे फटेहाल मोची के पास उसका कोई भविष्य नहीं है। धीरे धीरे विशाखा और कुणाल की नजदीकियां बढ़ने लगीं। पूरा मोहल्ला माधव को ताने मारने लगा, लेकिन माधव को अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास था। लेकिन एक रात वो हो ही गया जिसका डर था। जब माधव अपनी दुकान बंद करके घर लौटा, तो उसने देखा कि विशाखा अपना सारा सामान सूटकेस में भर रही है। घर के दरवाजे पर कुणाल की गाड़ी खड़ी थी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या है विशाखा? तुम ये कपड़े कहाँ ले जा रही हो? माधव ने कांपती आवाज में पूछा। विशाखा ने बहुत ही घमंड से माधव की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें और इस बदबूदार घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं माधव।
कुणाल मुझसे प्यार करता है और वो मुझे रानी बनाकर रखेगा। मैं एक मोची की बीवी बनकर अपनी जवानी और अपनी जिंदगी नहीं सड़ा सकती। माधव रोने लगा। उसने विशाखा के हाथ पकड़ ली। ऐसा मत करो विशाखा, घर की इज्जत को बीच बाजार में नीलाम मत करो। ये कुणाल एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा। मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मेरे सपनों पर भरोसा रखो विशाखा। विशाखा ने झटके से माधव का हाथ झटक दिया। उसने जमीन पर रखी माधव की किताबों को ठोकर मारी और नफरत से बोली, तेरी मोहब्बत और तेरे इन कागज के पन्नों से मेरा पेट नहीं भरेगा। कुणाल के पैरों की जूती भी तेरी इस पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा महंगी है। आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। विशाखा माधव को रोता हुआ छोड़कर कुणाल की गाड़ी में बैठ गई और वहां से चली गई। माधव रात भर उन बिखरी हुई किताबों के पास बैठकर खून के आंसू रोता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो माधव के अंदर का कमजोर पति मर चुका था और एक ऐसा इंसान जन्म ले चुका था जिसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आग थी, कामयाबी की आग। उस दिन के बाद से माधव ने दिन रात एक कर दिया। हाथों में छाले पड़ जाते, आंखों में नींद भरी रहती, लेकिन वो किताबों से नजरें नहीं हटाता। उसने दिन में जूते सिले और रात में अपनी किस्मत को सिला। और फिर वक्त का पहिया घूमा। पूरे 10 साल बीत गए। इस एक दशक में दुनिया काफी बदल चुकी थी। देवगढ़ शहर में आज बहुत हलचल थी। पूरे शहर की पुलिस लाइन में खड़ी थी। आज जिले में नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर का दौरा था। शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत पुरानी और जर्जर बस्ती थी, जहां बाढ़ का पानी घुस गया था और वहां की जमीन को खाली करवाने का आदेश आया था। सफेद रंग की सरकारी गाड़ियां जिन पर नीली बत्ती लगी थी, उस कीचड़ भरी बस्ती के बाहर आकर रुकीं। गाड़ियों से पुलिस वाले उतरे और फिर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक बेहद रौबदार सूट बूट पहने हुए अफसर बाहर निकला। ये अफसर कोई और नहीं बल्कि माधव था। जी हाँ, वही माधव जिसके हाथों में कभी जूतों की पॉलिश लगी होती थी, आज उसी माधव के फैसलों से पूरा जिला चलता था। अपनी अटूट मेहनत और लगन से माधव ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली थी और आज वह एक ईमानदार और सख्त कलेक्टर के रूप में यहां खड़ा था। माधव अपने अधिकारियों के साथ बस्ती का मुआयना कर रहा था। वहां बहुत से गरीब लोग रो रहे थे क्योंकि उनके टूटे फूटे घर गिराए जा रहे थे। माधव ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी गरीब का घर तब तक नहीं टूटेगा जब तक उसे सरकारी योजना के तहत पक्का मकान नहीं मिल जाता। तभी माधव की नजर एक बहुत ही जर्जर और घास फूस से बनी झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी के बाहर एक औरत फटे पुराने मैले कपड़ों में जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूप और भूख से काला पड़ चुका था और वो एक टूटे हुए बर्तन में कुछ सड़े हुए चावल धो रही थी। पुलिस वाले उस औरत को वहां से हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। साहब, मुझ गरीब की झोपड़ी मत तोड़ो। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बीमार शरीर अब सड़क पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वो औरत रो रही थी। माधव को उस औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। वो धीरे धीरे चलते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंचा। रुक जाइए, माधव ने पुलिस वालों को पीछे हटने का इशारा किया। माधव उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उस औरत ने नजरें उठाकर अपने सामने खड़े उस बड़े अफसर को देखा, उसके हाथों से वो टूटा हुआ बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने उसे नंगी बिजली के तार से छुआ हो। वो औरत कोई और नहीं बल्कि विशाखा थी। जी हां, वही विशाखा जिसे अपने हुस्न और कुणाल की दौलत पर इतना गुरूर था। कुणाल ने कुछ ही सालों में अपनी सारी दौलत जुए और शराब में उड़ा दी थी। जब पैसे खत्म हो गए तो वो विशाखा को रोज बेरहमी से पीटता। एक दिन उसने विशाखा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया और किसी और औरत के साथ भाग गया। विशाखा, जिसने कभी अपने पति को मोची समझकर ठुकराया था, आज खुद दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांजकर और बची खुची रोटियां मांगकर अपना पेट भर रही थी। विशाखा की नजरें माधव के उस चमकते हुए जूतों पर पड़ीं और फिर उसके रौबदार चेहरे पर।
उसे वो दिन याद आ गया जब उसने माधव को कहा था कि तू ताउम्र लोगों के पैरों की धूल साफ करेगा। आज वही माधव पूरे जिले का राजा बनकर खड़ा था और वो खुद उसके पैरों की धूल से भी बदतर हालत में थी। शर्म, पछतावे और अपराध बोध से विशाखा की चीख निकल गई। वो जमीन पर घिसटती हुई माधव के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो माधव, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे मेरे लालच और मेरे गुरूर की बहुत खौफनाक सजा दी है। मैं नरक की आग में जल रही हूं माधव। मेरा गुरूर टूट गया। मुझे एक बार फिर से अपना लो। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी माधव। बस मुझे इस दलदल से निकाल लो। विशाखा अपने आंसुओं से माधव के जूते भिगो रही थी। वहां खड़े सारे अधिकारी और पुलिस वाले हैरान थे कि ये फटेहाल औरत जिले के कलेक्टर के पैरों में गिरकर ऐसे क्यों रो रही है। माधव बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई नफरत और ना ही कोई बदला लेने की खुशी। उसने बहुत ही शालीनता से अपने कदम पीछे हटाए। माधव ने गंभीर आवाज में कहा, उठिए। एक नागरिक को इस तरह एक सरकारी अफसर के पैरों में गिरना शोभा नहीं देता। विशाखा ने रोते हुए ऊपर देखा। माधव, मैं विशाखा हूं, तुम्हारी पत्नी। माधव ने बिना किसी भाव के कहा। माधव नाम का वो कमजोर पति तो उसी रात मर गया था जिस रात तुमने उसकी किताबों को ठोकर मारी थी। आपके सामने इस वक्त इस जिले का कलेक्टर खड़ा है और एक कलेक्टर के लिए आप सिर्फ एक बेसहारा नागरिक हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। माधव ने अपने पीछे खड़े तहसीलदार को आवाज दी। शर्मा जी, इस बस्ती के जितने भी बेघर लोग हैं उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में दर्ज कीजिए और इन महिला को भी शहर के सरकारी आश्रय गृह शेल्टर होम में भेजने का इंतजाम कीजिए। इनके खाने पीने और दवाइयों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। तहसीलदार ने तुरंत हुक्म माना। माधव पलटा और अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। विशाखा वहीं मिट्टी में पड़ी दहाड़े मारकर रो रही थी। वो चिल्ला रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने कुन्नाल की झूठी दौलत के पीछे वो हीरा गंवा दिया था जिसकी चमक आज पूरे जिले को रोशन कर रही थी। माधव ने विशाखा को कोई ताना नहीं मारा, कोई गाली नहीं दी, बल्कि उसे उसकी असलियत दिखा दी कि एक महान इंसान बदला नहीं लेता, बल्कि वो खुद को इतना बड़ा बना लेता है कि सामने वाले को अपनी औकात खुद ब खुद नजर आ जाती है। माधव की गाड़ी बस्ती से बाहर निकल गई और विशाखा उसी कीचड़ में बैठी अपनी उस फूटी किस्मत पर रोती रही जिसे उसने अपने ही हाथों से फोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी के संघर्ष के दिनों में उसका साथ मत छोड़ना और ना ही किसी के गरीब होने का मजाक उड़ाना, क्योंकि दौलत तो किसी भी दिन आ या जा सकती है, लेकिन एक सच्चा और मेहनती इंसान अगर जिंदगी से चला जाए तो वो लौट कर कभी नहीं आता। बुरा वक्त तो कट ही जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जो लोग बदल जाते हैं उनका असली चेहरा हमेशा के लिए नकाब के बाहर आ जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप माधव की जगह होते तो आप विशाखा के साथ क्या सलूक करते? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए जज्बात और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।